हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम सिंह। जो आपका टॉपिक चल रहा था समास टॉपिक, उस समास टॉपिक के अंतर्गत हमने जो 3 समास पढ़े हैं अभी तक, जिसमें कि पहला जो समास पढ़ा था हमने अव्ययीभाव समास, दूसरा जो समास पढ़ा था हमने द्वंद्व समास, तथा तीसरा जो समास पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास। इन तीनों समासों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। इससे आगे अगला जो समास के अंतर्गत हमारा 4th जो समास है कर्मधारय समास, आज हम उस समास का अध्ययन करेंगे, उस समास को पढ़ेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है, उसके उदाहरण कैसे बनते हैं, किस प्रकार से उसका समास विग्रह किया जाता है, किस प्रकार की उसकी डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, आदि चीज़ों का हम उसमें अध्ययन करेंगे। तो देखें कि कर्मधारय समास, जो कर्मधारय समास होता है, इस कर्मधारय समास के अंतर्गत मैं पहले ही बता चुका था आपको, जब पदों के आधार पर मैंने समास के भेद बताए थे कि पदों के आधार पर जो समास के भेद होते हैं, मैं थोड़ा सा सामान्य रूप से आपको बता देता हूं यहाँ पर कि पदों के आधार पर जो मैंने समास के भेद बताए थे आपके, किसके आधार पर? पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर मैंने आपको समास के भेद बताए थे 4। कितने भेद? 4 भेद। उन 4 भेद के अंतर्गत पहला पद प्रधान एक तो ये था, एक नियम बन रहा था, दूसरा पद प्रधान, ठीक है। दूसरा नियम ये था कि दूसरा पद प्रधान, एक जो नियम था वो था तुम्हारा तीसरा पद प्रधान, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, या फिर चौथा नियम था अन्य पद प्रधान। ये 4 स्थितियां पदों के आधार पर जो समास के प्रकार थे, उनमें चारों प्रकार की स्थितियां बन रही थीं। इसमें अब पहला पद जिसमें प्रधान होता है वह समास हमारा अव्ययीभाव समास था, जिसका हम अध्ययन कर चुके थे। अर्थात ऐसा समास जिसमें कि पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है, अव्यय होता है। वह समास हमारा कौन सा? अव्ययीभाव समास होता है, जिसे हम पढ़ चुके थे। दूसरा है दूसरा पद प्रधान। ऐसा समास जिसमें कि दूसरा पद प्रधान होता है, वह समास हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, और उस तत्पुरुष समास का अध्ययन हम उसके प्रकारों के आधार पर, कारक चिन्हों की प्रधानता के आधार पर, उसके आधार पर हम दूसरा पद प्रधान इस समास को भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोनों पद प्रधान, दोनों जो पद प्रधान होते हैं, जो द्वंद्व समास की स्थिति होती है, और उसमें भी इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये 3 जो प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के, इनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अन्य पद प्रधान, एक स्थिति बनती है जिसमें कि पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, प्रधान अर्थात मुख्य, अतः अन्य ही पद प्रधान होता है, या संसार की कोई अद्वितीय वस्तु होती है, अद्वितीय चीज होती है, उसको आधार बना करके जो समास बताया जाता है, वह समास आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, और यह 4th वाला समास होता है। अब जो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो हमारे समास के प्रकार देखे जाते हैं वो कितने होते हैं? 6। इसमें जिस समास में दूसरा जो पद प्रधान होता है, वो दूसरा पद जो प्रधान होता है तत्पुरुष समास में होता है, और इसमें कर्मधारय समास, कौन सा? कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों के दोनों समास जो होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। जब तत्पुरुष समास की ये स्थिति होती है कि उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसी प्रकार कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसके भी आपके दोनों के दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। ये आपकी पिछली सामान्य जो जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है।
अब जो हम समास पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, परिभाषा क्या होती है, कैसे इसका समास विग्रह करते हैं, इन आदि हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कि पहली बात जो कर्मधारय समास है, इस कर्मधारय समास की अगर परिभाषा को देखा जाए तो कर्मधारय समास जब विशेषण विशेष्य, आपको दो चीज़ें याद रखनी इसमें, पहला विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। अब यहाँ पर अगर आप मैं ये बताऊँ आपको, विशेषण एक शब्द आया विशेषण, ठीक है ना, इसमें एक आया है विशेष्य, एक है विशेष्य, ठीक है ना। जब विशेषण विशेष्य संबंध अथवा उपमेय उपमान, दूसरी बस बुक के आया है शब्द उपमेय उपमान, कौन सा उपमेय और कौन सा उपमान, ये चार जो शब्द आए हुए हैं कौन कौन से, एक है विशेषण, एक है विशेष्य, दूसरा है उपमेय और कौन सा है उपमान, संबंध आते हैं। अर्थात जितने भी अभी तक हमने जो समास पढ़े हैं उन समासों में उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का महत्व न आते हुए एकमात्र जो समास होता है हमारा कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, उसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान को महत्व बना करके समास हल किया जाता है। अब इसमें विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, इन चारों को आप समझेंगे। पहले विशेषण, विशेषण जो होता है, पहला जो होता है संज्ञा और दूसरा होता है सर्वनाम। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम इनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं हमारे, वो शब्द कहलाते हैं क्या, विशेषण। कौन से, विशेषण। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं हमारे, वो शब्द हमारे कहलाते हैं क्या, विशेषण। अब इसको देखेंगे कैसे, विशेष, अगर इसमें ना को हटा दें तो विशेषता क्या हो गया, विशेषता। और विशेषता किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। इससे पहचान लेंगे क्या है ये, विशेषण। दूसरा है विशेष्य। विशेष्य बोला जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए, चाहे वो क्या हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है आपका, विशेष्य। एक शब्द और होता है इनके साथ में, वो शब्द होता है प्रविशेषण। क्या, प्रविशेषण, ठीक है। जैसे कि विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं आपके, वो विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार से जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं हमारे, विशेष्य। लेकिन जो प्रविशेषण होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर हमको विशेषण और विशेष्य ये दोनों शब्द, और एक है उपमेय और उपमान। यहाँ उपमेय और उपमान मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, दोबारा सुन लें। उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, क्योंकि उपमेय और उपमान जो है उनका इस कर्मधारय समास में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पहला है उपमेय। उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय। और उपमान कहा जाता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। दोबारा देखें, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसे कहा जाता है क्या, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, उपमान कहाँ से होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो कहलाता है हमारा उपमान। तो इस प्रकार से आपके विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान ये चीजें आती हैं। अब देखें, जब डेफिनेशन देखेंगे इसकी, कि जब विशेषण विशेष्य संबंध अथवा उपमेय उपमान संबंध आते हैं, यानी कि उपमेय का उपमान से विशेषण का विशेष्य के आपस में संबंध को दर्शाया जाता है, तो वहां पर कौन सा सामासिक पद कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ये भी आपको विशेषता इसमें पता है कि जो समास होते हैं उनमें हमेशा दो ही पद होते हैं, और दो पदों के आधार पर उसमें एक पद क्या होगा, उपमेय होगा या विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा या क्या होगा,
उपमान होगा। दूसरी विशेषता इसकी है, इसमें विशेषता सूचक शब्दों की प्रधानता रहती है। कैसे शब्द? विशेषता सूचक शब्दों की, जो कि उस पदों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और जिसमें तत्पुरुष समास की तरह दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। मैंने भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से जो तत्पुरुष समास होता है, उस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन वो पदों के आधार पर होता है। ठीक है, और पदों के आधार पर ही जो तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास के ही ये दो क्या होते हैं? भेद होते हैं, जिसमें कि पहला कर्मधारय समास आता है और दूसरा द्विगु समास आता है। तो इस जब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो उसी का एक प्रकार किसके अंतर्गत आता है? कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में भी कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय समास के वैसे तो कोई प्रकार माने नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्यतः इसमें कर्मधारय समास के दो भेद स्वीकार कर लिए जाते हैं। एक प्रकार किस पे? विशेषण विशेष्य के आधार पर, और दूसरा किस पर? उपमेय और उपमान के आधार पर। इन दोनों आधारों पर उसके क्या कर लिए जाते हैं? प्रकार मान लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उसमें कर्मधारय समास में किसे? जिसमें कि उपमेय उपमान की तुलना की जाए या विशेषण विशेष्य को दर्शाया जाए। दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है, विशेषता सूचक शब्दों की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास की तरह ही ये भेद होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है कर्मधारय समास। आदि इसकी क्या होती है? कर्मधारय समास की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में अगर आप देखेंगे तो समझेंगे। जैसे नवयुवक, पहला उदाहरण कौन सा है? नवयुवक। अब देखेंगे नव और युवक, ठीक है। यहां पर जो युवक है और नव है, ये क्या हो गए? आपके दो पद हो गए। नव पहला पद, युवक क्या हो गया? दूसरा पद। और दूसरे पद की क्या है इसमें? प्रधानता। तो युवक क्या है इसमें? प्रधान शब्द है। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो नव माने होता है नया। नव माने नया, कि नया है जो युवक, अर्थात यह युवक की विशेषता बताई गई है कि युवक कैसा है? नया है। अर्थात यहां पर विशेषण विशेष्य, अब विशेषण और विशेष्य, विशेषता किसकी बता रहे हैं? युवक की। किसकी? युवक की, कि युवक कैसा है? नया है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो पहला पद पहले आता है और बाद वाला पद बाद में आता है। तो नवयुवक, नया है जो युवक। दूसरा देखिए प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राणों का है जो प्रिय, प्रिय प्राण प्रिय। प्रिय जो शब्द है दूसरा पद है, और दूसरा पद क्या है? यहाँ पर प्रमुख है या क्या है? मुख्य है। तो प्राणों का है जो प्रिय, अर्थात प्राण प्रिय। तीसरा है परमाणु, परम प्लस अणु। परम प्लस अणु, परम बोला जाता है सबसे छोटा, परम सबसे छोटा है जो अणु, सबसे छोटा है जो अणु, अर्थात अणु की यह विशेषता बताई गई है कि अणु कैसा है? छोटा है। जब ये विशेषता बताई गई है तो ये किस में आएगी? विशेषण विशेष्य में आएगी और कर्मधारय समास के अंतर्गत आती है। सुविचार, सुविचार, सु मान होते हैं अच्छे विचार, अच्छे विचारों को धारण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सुविचारी। ठीक है ना, कि सुंदर है जो विचार, अर्थात क्या कहलाएगा? सुविचार। नवयुग, नवयुग, नव माने नया, युग नया है जो युग, अर्थात नवयुग। नील वसन, वसन माने होते वस्त्र, वसन माने वस्त्र, नीला है जो वस्त्र, नीला है जो वस्त्र, अर्थात वस्त्रों की विशेषता क्या है? यहाँ पर वस्त्रों की विशेषता बताई गई है कि वस्त्र जो है यहाँ पर कैसे हैं? वो नीले हैं। तो नीला है जो वस्त्र। नीलमणि, मणि की विशेषता है कि मणि जो है कैसी है? नीली है। तो नीली है जो मणि, अर्थात नीलमणि। रक्त लोचन, लोचन बोला जाता है यहाँ पर किसको? नेत्रों को। रक्त, रक्त माने लाल, कि रक्त या लाल है जो नेत्र, अर्थात लोचन। तो इस प्रकार से एक जो पूर्व वाला जो उत्तर जो पद होता है, उस उत्तर पद क्या होता है? इसमें प्रमुख होता है और मुख्य होता है। अगला वाला जो पद होता है वो उसकी क्या दर्शाता है? विशेषता को दर्शाता है। इस प्रकार से इसमें विशेषण विशेष्य का
प्रधानता इसमें दर्शाई जाती है। जब इस समास का समास विग्रह करते हैं तो इसमें एक शब्द के माध्यम से दूसरे शब्द की विशेषता को दर्शाया जाता है। दूसरे जो प्रकार है इसमें, उस दूसरे प्रकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान, कौन सा? उपमेय और उपमान। उपमेय बता दिया कि जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब यहां देखेंगे क्रोधाग्नि, अगर यहां देखें तो दो पद आते हैं, क्रोध प्लस अग्नि, क्रोध प्लस अग्नि, क्रोधाग्नि। अब यहां अग्नि की विशेषता बताएगी क्रोध की, कि क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है। कैसा है? अग्नि। अब यहां उपमा उपमेय कौन सा हो गया? क्रोध, और तुलना किससे की गई है? अग्नि से। किससे? अग्नि से। तो क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध। मुख चंद्र, मुख चंद्र, यहां मुख जो है उस मुख की विशेषता बताई गई है। मुख की तुलना किससे की गई है? चेहरे की चंद्रमा से। तो जिसकी तुलना की गई जाती है वो क्या कहलाता? उपमेय। तो यहां मुख क्या हो गया? उपमेय। और चंद्र क्या हो गया? यहां पर चंद्र क्या हो गया? तुलना की गई है। ठीक है, तो मुख चंद्र, तो चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख, अर्थात जो मुख है, मुख की तुलना जो की गई है किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो जिसकी तुलना की जा रही है अर्थात मुख, जिससे तुलना की जा रही है अर्थात कौन? चंद्रमा। नयन चकोर, नयन चकोर, चकोर रूपी नयन, अर्थात जो चकवा पक्षी होता है उस चकवा पक्षी से इसकी तुलना की गई है। हृदय सिंधु, हृदय कैसा है? सिंधु के समान है, अर्थात यहां पर हृदय क्या है? उपमेय, और सिंधु क्या है? उपमान। तो सिंधु रूपी हृदय, तो हृदय सिंधु, सिंधु रूपी हृदय। कनक लता, कनक के समान है जो लता, उसे क्या कहा जाता है? कनक लता कहा जाता है। लता कनक, कनक लता। ठीक है। चरण कमल, यहां चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया, और कमल क्या हो गया? उपमान। क्या हो गया? उपमान। अर्थात चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल। चरण कैसे हैं? चरण जो है वो कमल के समान हैं, तो कमल रूपी चरण। विद्याधन, विद्याधन, विद्या किसके समान है? विद्या धन के समान है। तो यहां विद्या क्या हो गया आपका? उपमेय, और धन क्या हो गया? उपमान। तो धन रूपी विधा। देहलता, देहलता, लता रूपी देह, जो देह है वो शरीर है, तो शरीर की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? लता से की गई है। इस प्रकार से इस पूरे समास में उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य की तुलना की जाती है। अर्थात यहाँ पर आपको विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान इन चारों चीज़ों को देखना है और एक की तुलना दूसरे से करनी है। दूसरे पद की प्रधानता होती है और इसके दो ही भेद स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य आता है और कौन सा? दूसरा उपमेय और उपमान आता है। इस प्रकार से आपका ये पूरा कर्मधारय समास जो है होता है। इस कर्मधारय समास को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और यहाँ तक आपके जो 4 समास हैं वो 4 समास आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में आपका जो अगला समास है कौन सा? द्विगु समास, उस द्विगु समास का अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।